हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 2020 जून 2021 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। इनसाइट्स आईएएस को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से क्विज एंड मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। संडे को वहाँ पर भी जो करंट अफेयर्स है वो अपलोड नहीं किए जाते हैं, सो एक ब्रेक बन जाता है। सो सेम हियर। एंड इसके साथ साथ आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले जीएस पेपर 1 में हम देखेंगे समर सॉल्स्टाइस के बारे में। जीएस पेपर 2 में देखेंगे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है, एबोला क्या है, इंडिया ने यूएन का जो म्यांमार रिजोल्यूशन है उसमें वोट करने से कैसे एब्सटेन हो गए, पीछे हट गए, वो देखेंगे। जीएस पेपर 3 में देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या है, इलीगल एचटीबीटी कॉटन के जो सीड्स हैं वो डबल बिके हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स के ऊपर क्या सबमिट हुई। फैक्टर्स फॉर फिल्म्स के अंदर हम देखेंगे कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है, बायोटेक किसान प्रोग्राम क्या है, अजीत मिश्रा का एक्सपर्ट ग्रुप क्या है। सबसे पहले समर सॉल्स्टाइस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, कल मनाया गया। लॉन्गेस्ट डे रहता है, जैसे अपना ये अर्थ है, ये इक्वेटर है एंड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 पर, तो यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट गिरती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सन जो होता है वो स्टिल हो जाता है। स्टिल मतलब बिल्कुल हिलता नहीं है, तो इस तरीके से इसको बोला जाता है। एंड ये सब क्यों होता है, तो सॉल्स्टाइस एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है क्योंकि अर्थ अपने एक एक्सेस पे झुका हुआ है एंड झुकते हुए ही वो सन की तरफ क्या करता है, घूमता है। जैसे ये सन है तो सूरज जो अर्थ है वो इसकी तरफ घूम रहा है, तो वो झुकते हुए घूम रहा है। ठीक है, हल्का सा जैसे लट्टू होता है तो हल्का सा टेढ़ा होकर फिर घूम रहा है। ये इसका मीनिंग है, मीन्स टिल्ट है अपने एक्सिस पे। एंड जब जून का महीना होता है तो अर्थ अपने जो ऑर्बिट है तो नॉर्थ पोल की तरफ, क्योंकि देखिए ये इक्वेटर है तो नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ हो गया ना, तो ऊपर की तरफ जो सन है वो वहाँ पर आकर क्या हो जाता है, स्टिल हो जाता है। तो ये आप देखिए कि जब हम अर्थ की तरफ देखते हैं 23.5 टॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो कॉन्स्टलेशन जो कैंसर द क्रैब, तो इसके बाद इसका नाम रखा गया क्योंकि ये राशियाँ होती है ना। तो जितने भी दिन होंगे, ऑल लोकेशंस नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव डेज लॉन्गर देन 12 आवर्स एट द डेज ऑफ जून सॉल्स्टाइस। मतलब जैसे ये अर्थ है तो यहाँ पे जो बीच में जो जब सन होता है तो बराबर दिन बराबर रात होती है, लेकिन जब ऊपर आ जाता है तो दिन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा समय का डे रहता है एंड जो नाइट होती है वो 12 घंटे से कम की हो जाती है। तो यहाँ पर नाइट जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी एंड यहाँ पर डे जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिसीव करता है। मींस नासा के अकॉर्डिंग, जो नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ये कहाँ की है, ये यूएसए की है, तो कहा जाता है कि नॉर्थ पोल पे 30% ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिसीव होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं समर सॉल्स्टाइस। तो ये समर सॉल्स्टाइस आप देखिए कि ये आपका 6 मंथ्स ये अर्थ इक्वेटर है, तो यहाँ पे 12 आवर्स रहते हैं, मतलब 12 दिन दिन के एंड 12 ही घंटे जो होते हैं, 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के। यहाँ पे 13.5 घंटे हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि रात जो होती है वो 1.5 घंटे से कम हो जाती है, यहाँ पे जो होती है वो रात 1.5 घंटे से ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 आवर्स ऑफ डे लाइट, मतलब 66.5 के बाद बिल्कुल ही मतलब कोई भी जो सूरज है वो दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे आप ये पोलर डे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 21 जून है, 22 मार्च है, 23 सितंबर है, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है, आईपीडीएस क्या है। तो एक 50 किलोवाट का जो पावर सोलर रूफटॉप होता है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन में इनॉग्रेट किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, गो ग्रीन इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो होती हैं वो इस जो भी प्रोजेक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड 2014 में इसे लॉन्च किया था कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा बने। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अच्छी आए एंड ट्रांसफार्मर लगाए जाएं, तो जो आईटी जो है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वहाँ पे सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो इससे क्या होगा, इससे जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं वो कम होंगे आईटी सेक्टर्स की। तो ये आप प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, एक रीस्ट्रक्चर्ड एसेलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम है। ठीक है, ये 2008 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे यही कहा गया था कि 15% तक जो आपके जो लॉसेज हैं वो कम हो सकते हैं। तो अगर अपग्रेडेशन होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ होगा, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया था।
देन देखते हैं एबोला आउटब्रेक। तो एबोला आउटब्रेक गिनिया के अंदर देखा गया है। फरवरी में 16 लोगों को अफेक्ट किया, 12 लोगों की डेथ हुई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 2014-16 में भी 11,300 लोगों की डेथ हुई थी, खास करके गिनिया में, सियरा लियोने में एंड लिबेरिया में। मई 2021 में जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, साउथ अफ्रीका की ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे 12th एबोला आउटब्रेक को ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारे यहाँ पे एबोला नहीं होगा। तो एबोला वायरस से होता है एंड इससे फीवर हो जाता है, इलनेस हो जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ट्रांसमिट कैसे होता है? एनिमल से ह्यूमन बींग में आ जाता है और फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। इसका जो फैटिलिटी रेट है वो 50% है एंड पिछली बार सिर्फ 25 to 90% भी रहा है, तो इतना ज़्यादा ये फैल सकता है। प्रिवेंशन कैसे होगी? अगर कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है वो ज़रूरी है। कम्युनिटी इंगेजमेंट का मतलब है इस आउटब्रेक को रोकने के लिए, जैसे अच्छे से जो केसेस आते हैं उनको मैनेज किया जाए, अच्छे से सर्विलेंस की जाए, ट्रेसिंग की जाए, एक अच्छा लैबोरेटरी सर्विस प्रोवाइड किया जाए। ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है? जल्द से जल्द डिहाइड्रेशन अप्लाई किया जाए, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया जाए, तो इससे क्या होगा, जो वायरस है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके तरीके हैं रोकने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका साउथ अफ्रीका का मैप है, तो ये आपका सूडान है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। तो यहाँ पर ये क्या घोषित किया कि अब ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे ट्रीटमेंट, हाउ इट स्प्रेड, सिम्टम्स, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहली बार 1976 में ये पाया गया था, तो ये आप देख सकते हैं। ये मंकीज़, गोरिल्लाज, चिंपैंजी, इनमें भी है। चलिए, अब यूएन के अंदर म्यांमार, क्योंकि म्यांमार के अंदर देखिए मिलिट्री कू चल रहा है, तो इंडिया ने वहाँ पे वोट करने से मना कर दिया। 119 कंट्रीज़ ने येस में वोट किया, बेलारूस ने नो में वोट किया एंड 36 कंट्रीज़ ने वोट ही नहीं किया, ठीक है। जैसे चाइना हो गए, इंडिया हो गया, रशिया हो गया। रीज़न क्या है? बेसिकली ये है कि देखिए, इससे जो जो भी रिजोल्यूशन पास हुआ है उसके थ्रू हमारे व्यूज़ नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे थे। मतलब हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते इंडिया कि रिजोल्यूशन को टेबल पे रखना एंड फिर उसको अडॉप्ट करना, तो दैट मतलब हम लोग इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, मतलब पेपर वर्क में। सो यूएन का रिजोल्यूशन क्या था? यूएन का रिजोल्यूशन ये था कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कू चल रहा है, जो वहाँ पे कंट्री की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है वो ख़राब हो गई है, तो उसको रिस्टोर करना चाहिए। तो म्यांमार की जो आर्मी है उसे लोगों की विल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड रिजल्ट्स जो भी 8 नवंबर 2020 को आए थे उसे फॉलो करना चाहिए। इंडिया देखिए सपोर्ट करता है आसियान इनिशिएटिव को, जो कि म्यांमार पर है एंड उसके अंदर 5 पॉइंट कंसेंसस है कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। एक पीसफुल सॉल्यूशन वहाँ पे होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, म्यांमार को हेल्प मिलेगी एंड एनवॉय के थ्रू भी हेल्प की जाएगी, मतलब आर्मी वगैरह के थ्रू। नाउ इंडिया अभी सिचुएशन से इतना कंसर्न क्यों है? क्योंकि देखिए म्यांमार के अंदर बहुत स्टेबिलिटी चल रही है एंड अपने इंडिया के जो 4 स्टेट्स हैं वो म्यांमार से लगते हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है। जैसे आपका त्रिपुरा तो इधर पड़ जाता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये 4 स्टेट्स लगते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को भी वो एडवांटेज उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो म्यांमार के अंदर क्या किया था, जो वहाँ की इलेक्टेड लीडर्स थी ऑंग सांग स्यू की, तो इनको उठाकर जेल में डाल दिया कि नवंबर में इन्होंने इलेक्शंस में चीटिंग की है एंड जो भी इलेक्शंस है हम उन्हें नहीं मानते। तो इस तरीके से हुआ ना। अब आगे क्या, तो इंडिया का रिएक्शन जो है वो देखिए इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इंडिया जो है वो केयर करता है, ठीक है, लेकिन अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बोलते हैं ना कि भाई अभी कुछ ना बोलने में ही समझदारी है। तो इंडिया के जो सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स को बचाना अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है। तो इस जो सू की हैं, एक्चुअली इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है, ये नोबल प्राइज़ भी इनको मिला था एंड जब इन्होंने मिलिट्री को एक तरीके से आर्मी से बचाया था रोहिंग्या स्टेट्स को, जो रोहिंग्या कम्युनिटी है रखाइन स्टेट में। लेकिन अब इनकी भी जो इमेज है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। चाइना को क्या फ़ायदा है? तो हार्श रिएक्शन फ्रॉम चाइना की जो यूएस है, मतलब जब तक वो मिलिट्री टेक ओवर को वहाँ से नहीं हटाएंगे, क्योंकि देखो इंडिया को, चाइना को तो इसके लिए फ़ायदा ही है, क्योंकि जो चाइना हो गए, यूएसए हो गए, तो इनके काफ़ी ज़्यादा आर्म्स वगैरह सेल किए जाते हैं। तो इससे जो भी मीन्स इन स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडिया ने भी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है म्यांमार के अंदर वो डेवलप किया है, चाहे वो आसियान कंट्रीज़ के लिए हो या गेटवे टू द ईस्ट के लिए हो। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे चल रहा है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो इंडिया का एम यही है कि जो रोहिंग्या, जो रिफ्यूजीज जिन्हें बांग्लादेश में भेज दिया था, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ठीक है, ठीक ढंग से। मतलब इंडिया ने बेसिकली अभी वोट नहीं किया।
म्यांमार का मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन 2008 में था, जब मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर अप्रैल में ही मतलब उसके अंदर क्वेश्चंस उठने लग गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि मिलिट्री का रोड मैप होना चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, एंड म्यांमार को ओपन करना चाहिए कि बाकी जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो भी यहाँ पर आएँ एंड मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। मिलिट्री ने अपने लिए 25% सीट जो है वो जो पार्लियामेंट होता है वहाँ पर फिक्स की हुई है। तो वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी तो एक प्रॉक्सी की तरह है मिलिट्री कॉन्टेस्ट्स के लिए। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से ही चल रही है। देन देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो एक ये नाम आप ध्यान रखिएगा, रेजिन कॉव 2। तो ये पाया गया है कि भाई ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए यूके के अंदर खासकर जो कोविड-19 से जूझ रहे हैं। तो ये जो थेरेपीज़ है ये बहुत महंगी है एंड क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था ये आर्टिफिशियली बनती हैं एंड फिर हमारी जो बॉडी होती है उसके इम्यून सिस्टम को ये हेल्प करती हैं। तो ये टारगेट करती है, अगर कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तो फिर ये उसको टारगेट करेंगी और हमारे इम्यून को इतना मजबूत कर देंगे कि वो उससे लड़ पाए। तो ये लैबोरेटरी में क्रिएट की जाती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जिन्हें सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहा जाता है, उन्हें एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए तैयार किया जाता है। तो फिर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, एंड फिर वो कॉपीज़ बनती चली जाती हैं। तो कोविड-19 में भी जिस तरीके से जो अपने जो नेचर है वो चेंज कर रहा है, तो एक हेल्दी बॉडी की जो होती है उसके अंदर तो इम्यून जो सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज़ क्रिएट कर लेता है। जो छोटी छोटी वाई शेप्ड प्रोटीन्स होती हैं वो क्रिएट कर लेता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बच जाता है। लेकिन वो लोग जो क्रिएट नहीं कर पाते उनके लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देखते हैं इसका जो नाम है वो 1900 में सबसे पहले जो पॉल एलरिच थे इन्होंने इसका आइडिया प्रपोज किया था, दैट इज ज़ोबर कुजिल मीन्स मैजिक बुलेट की तरह। फिर इसके बाद से काफ़ी दशक लग गए, 8 दशक लग गए कि हम किस पर आए, मुरुमोनैब CD3 पर आए एंड फिर इसको क्लिनिकल यूज़ के लिए ट्राई किया गया ह्यूमंस में। तो ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है जो कि इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर मान लीजिए किसी के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके अंदर जो भी एक्यूट रिजेक्शन है उसको कम किया जा सके। नाउ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आजकल के टाइम में काफ़ी कॉमन हो गई हैं। एबोला, HIV, सोरियासिस, इन सब के लिए ये यूज़ की जाती है। देन देखिए जो HTBT कॉटन के जो सीड्स हैं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास इंफॉर्मेशन आई है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड जो इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है HTBT कॉटन का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 30 लाख से 75 लाख हो गया है, ठीक है। तो ये HTBT कॉटन के बारे में है। तो अपने इंडिया में सिर्फ यही एक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड है। ये US के जो बेयर मॉन्सेंटो थे उन्होंने बनाई थी 2 जेनेसिस को यूज़ करके, 2 जीन्स को यूज़ करके, एक तो CRY1AB एंड एक CRY2BC को यूज़ करके। तो जो भी मॉडिफाई करके मतलब जो प्लांट होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है एंड फिर मॉडिफाई के थ्रू वो एक मीन्स एक प्रोटीन टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, किसके लिए, पिंक बॉलवॉर्म के लिए। मतलब उनसे फिर वो जो पिंक बॉलवॉर्म है वो उनको अटैक नहीं कर सकता। तो ये इंडिया में भी अलाउ कर दिया गया था 2002 में। तो ये HTBT कॉटन के अंदर एक और जीन ऐड किया जाता है दैट इज CP4 EPSPS, ठीक है। तो फार्मर्स का ये क्लेम है कि इससे जो भी मीन्स ग्लाइफास्फेट होते हैं तो वीड्स को रिमूव करने में काम आता है। तो इस तरीके से जैसे भाई उनको मदद मिलती है। लेकिन अगेन इससे इशू है क्योंकि देखो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इससे एनवायरनमेंट भी वो होता है, मतलब ख़राब होता है एंड गवर्नमेंट को रिवेन्यू में भी कमी आती है क्योंकि टैक्स कलेक्शन में कमी आती है, ठीक है। तो HTBT कॉटन को यूज़ तो कर रहे हैं एंड बट इसका जो लीगली जो सेल स्टोरेज है ये सब पनिशेबल है रूल ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग। एंड अगर अनअप्रूव्ड सीड्स को सेल किया जाता है तो उसके अंदर भी सीड एक्ट को एंड कॉटन एक्ट को यूज़ करके सज़ा मिल सकती है। 1 लाख रुपए एंड 5 साल की सज़ा भी हो सकती है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। तो गलत तरीके से अगर सेल करेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। देन देखिए हब्बल स्पेस टेलीस्कोप, तो ये नासा का है एंड ये जो टेलीस्कोप है हैज़ बीन डाउन फॉर द पास्ट फ्यू डेज क्योंकि इसके कुछ प्रॉब्लम आई पेलोड कंप्यूटर में जिसने काम करना बंद कर दिया एंड जो कि काम करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ एंड सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये नासा ने 1990 में लॉन्च किया था। US की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेस एजेंसी जो है नासा, उन्होंने ये बनाया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके। नाउ हब्बल एक ऐसा टेलीस्कोप है जो कि मतलब सर्विस के लिए रेडी किया गया है एंड हब्बल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो अर्थ का एक चक्कर लगाता है 95 मिनट्स में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे ये भी पता चला था कि जो मून्स हैं अराउंड प्लूटो उनके बारे में जानकारी मिली, ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी मिली, जो स्टार है उसका बर्थ कैसे होता है गैस से डस्ट से वो देखा गया, 6 गैलेक्सीज के बारे में ऑब्जर्व किया गया, 2021 में ब्लैक होल्स के जनरेशन के बारे में भी पढ़ा।
चलिए अब देखते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स के लिए एक समिट हुई, इंडिया ने लॉन्च किया, इसको होस्ट किया ब्रिक्स नेशन के साथ मिलकर। एंड ये जो भी इवेंट है वो NTPC लिमिटेड ने एंकर किया, जो कि एक महारत्न कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके बनाया जाता है एंड इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होता। तो ये जो हमारे नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के जो टारगेट्स हैं कि हम इतना कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, उसको मीट करने में हेल्प करता है। सो इम्पॉर्टेंट है, रेलवेज़ में, लार्ज शिप्स में, बसेस, ट्रक्स में, सभी में ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जा सकता है। जैसे अमोनिया हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो जो भी ग्रीन केमिकल्स होते हैं उनको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अंदर 10% ब्लेंडिंग भी अलाउड है। तो ये क्लीन बर्निंग फ्यूल है, मीन्स जलने के बाद कुछ ऐसा वेस्ट ज़्यादा बचता नहीं। एंड तो अब इसकी प्रॉब्लम देखिए, एक ये भी लिख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हम, तो ये थोड़े चैलेंज भी आते हैं। देन देखिए, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बनी हुई है, 2003 से ही काम कर रही है। ठीक है, इतना ही आपको ये ध्यान रखना है। एंड इसका जो भी डोमेन है तो वो ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, .भारत एंड ऑल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं। देन देखिए, बायोटेक किसान प्रोग्राम, तो देखो किसान है तो फार्मर से रिलेटेड तो होगा ही, बायोटेक है तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने बनाया है। तो किस लिए? एक हब एंड स्पोक मॉडल है। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब मैं तो यहाँ पे हूँ, साथ में तुम भी आगे ये काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल होता है। तो इसके अंदर फार्मर्स भी इन्वॉल्व हैं, विमेन फार्मर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो एक तरीके से उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आए, लीडरशिप आए दोनों जेंडर्स के बीच में, साइंस बेस्ड फार्मिंग को यूज़ करें, नॉलेज को ट्रांसफ़र करें। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे, अजीत मिश्रा एक्सपर्ट ग्रुप। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, ये एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट है, ताकि ये देखा जा सके कि कितनी कम से कम मिनिमम वेजेस फिक्स की जाए एंड नेशनल फ्लोर वेजेस। सो थैंक यू सो मच। डेली के करंट अफेयर्स अपलोड किए जाते हैं एंड आप इनसाइट्स IAS की वेबसाइट पर जाकर ज़रूर क्विज प्रैक्टिस करें एंड मेंस के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करें। रेगुलरली वीडियोज़ को फॉलो करें, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाकर रखें एक एक पेज पर, ताकि आपका रिविजन भी साथ साथ में होता रहे। थैंक यू। कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा।